Good afternoon student. The subject name is रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज हम RAC में डिस्कस करेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का सेकंड टाइप जो है आपका एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट को इंग्लिश में भी एजोट्रॉप ही कहते हैं, एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। ठीक है, जो आपके एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट होते हैं वो जनरली कंपाउंड होते हैं अदर रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ, हमने देखा था हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट के बारे में जिसमें आपका R11, R22 एंड सो मैनी मोर। तो मैंने क्या करा, R11 रेफ्रिजरेंट लिया, R12 लिया। मैंने क्या करा, इन दोनों रेफ्रिजरेंटों को आपस में मिक्स कर दिया, मतलब इन दोनों रेफ्रिजरेंटों का मिश्रण ले लिया। सपोज दैट R1 रेफ्रिजरेंट ले लिया मैंने 50% या फिर 50% और R22 ले लिया मैंने, इसे भी 50% ले लिया। तो मैंने क्या करा, दो रेफ्रिजरेंट को मिक्स कर दिया। मैंने क्या करा, दो रेफ्रिजरेंटों को मिक्स कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। तो जो आपके एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट होते हैं वो मिश्रण होते हैं, ठीक है, किसका, ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जो आपके एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये अगर हीटिंग के दौरान मतलब आप इसे गर्म करोगे एंड कूलिंग के दौरान जब आप इसे ठंडा करोगे, तो जो आपके एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट होते हैं इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होता। ये मेन प्रॉपर्टी होती है आपके एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट की। मैं बात करता हूँ, अगर एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट की सीरीज स्टार्ट होती है आपकी R5 से, 500 से। ठीक है, जितनी भी डिजिट चलेगी आपके एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट की वो R500। जैसे अभी सपोज दैट एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ R500 क्या है आपका, एक एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट है। तो R500 का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 73.8% क्या है, R12। ठीक है, एंड हमने क्या करा इसके अंदर और 26.2% क्या मिक्स कर दिया, R152। तो आप देख रहे हो R12 अलग रेफ्रिजरेंट है और R152 अलग रेफ्रिजरेंट है। मैंने क्या करा, इन दो रेफ्रिजरेंटों को आपस में मिक्स कर लिया। मैंने क्या करा, इन दो रेफ्रिजरेंटों का मिश्रण बना लिया। तो इसी को हम कहते हैं एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, क्योंकि एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो मिश्रण होता है दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंटों का। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ केमिकल फार्मूले की, R500 मिक्सचर किसका है, R12 है, R152 का। तो R12 का फार्मूला आपका क्या था, CCl2F2। इसका नाम क्या था, डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, क्योंकि देखो दो क्लोरीन है इसके अंदर, दो फ्लोरीन है, तो इसका क्या नाम होगा, डाइफ्लोरो इथेन या मीथेन। ठीक है, क्योंकि ये मीथेन ग्रुप से है तो इसे मीथेन कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे फार्मूला R152 का फार्मूला क्या था आपका, CH3CHF2। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ R502, ये आपका एक एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि ये भी मिक्सचर किसका है, इसमें 48.8% क्या मिला हुआ है आपका, R22। इसी तरीके से आपका 51.2% क्या मिला है, R115। तो R22 का फॉर्मूला आपका क्या होता है, CHClF2, और R115 का फॉर्मूला क्या होगा, CClF2CF3। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप है आपका रेफ्रिजरेंट का, वो है अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट। जैसे ही नाम से शो हो रहा है अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट। जो आपके अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट है इसे इंग्लिश में कहेंगे इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। जो आपके इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं, तो इन रेफ्रिजरेंटों के अंदर कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक है, हम जानते हैं अगर जिन के अंदर कार्बन पाया जाता है तो उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों के अंदर कार्बन पाया जाता है तो उसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों के अंदर कार्बन नहीं पाया जाता उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं।
जिनके अंदर अगर नहीं पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन पदार्थों के अंदर कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों के अंदर कार्बन नहीं पाया जाता उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ रेफ्रिजरेंट की, तो अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट क्या होगा? वो रेफ्रिजरेंट जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वे रेफ्रिजरेंट जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता वो अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। इसमें आपका आता है सबसे पहले, मैं कह रहा था कि अमोनिया को मैं यूज करता हूँ ऐसा रेफ्रिजरेंट, क्योंकि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है -33 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अमोनिया को मैं यूज करता हूँ ऐसा रेफ्रिजरेंट। बट आप कहोगे कि अमोनिया की रेफ्रिजरेंट संख्या कितनी है? तो अमोनिया की रेफ्रिजरेंट संख्या होती है R717। ठीक है, तो अमोनिया की जो रेफ्रिजरेंट संख्या होती है वो R717 है। तो अमोनिया हमारा क्या है? एक तरीके का रेफ्रिजरेंट है जिसकी रेफ्रिजरेंट संख्या क्या है? R717। अब देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? NH3। अब देखो इसके अंदर कार्बन कंपाउंड पाया जा रहा है? नहीं, इसके अंदर कार्बन क्या है? एब्सेंट है, कार्बन नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए हम अमोनिया क्या है आपका? अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट है। अगर आपसे कोई भी पूछे तो अमोनिया किस टाइप का रेफ्रिजरेंट है, तो आप कहोगे अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होता है। इसीलिए अगर मैं बात करता हूँ अगर वाटर, पानी भी क्या है आपका? एक रेफ्रिजरेंट है। पानी क्या करता है? प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज करता है। ठीक है, प्रोसेस में क्या करता है? हीट को एक्सचेंज करता है, तो क्या है आपका? एक तरीके का रेफ्रिजरेंट है। अब आप देखते हो कूलिंग पर्पस के लिए आप किसका यूज करते हो? वाटर का। तो जो कूल करता है वो क्या है? रेफ्रिजरेंट है। तो वाटर भी क्या है आपका? रेफ्रिजरेंट। तो इसका जो रेफ्रिजरेंट संख्या होती है वो 718 है। अमोनिया की 717 है, और पानी की जो रेफ्रिजरेंट संख्या है वो R718 है। ठीक है, अब देखो पानी का फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O। H2 के अंदर कहीं कार्बन पाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर भी क्या है? कार्बन अब्सेंस है। तो मतलब जो आपका वाटर होता है वो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं वायु, एयर। आप देखते हैं एयर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं R729। ठीक है, एयर कूलिंग सिस्टम, तो एयर भी क्या है हमारा? एक रेफ्रिजरेंट है। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ रासायनिक सूत्र की, तो एयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ गैस का। उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, ठीक है, अदर गैसेस भी होंगी। तो जो आपका एयर होता है वो मिक्सचर होता है नंबर ऑफ गैसेस का। इसका रेफ्रिजरेंट संख्या होती है आपकी 729, R729। मीन्स आप देख रहे हैं जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है उनकी सीरीज R7 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्रीवियस में देख रहे थे जो आपके एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट थे उनकी सीरीज R5 से स्टार्ट हो रही थी। मतलब जहाँ पर भी आपको सीरीज दिखाई दे R5 से तो समझ जाना एजोट्रॉप पे R5 की सीरीज किसकी होगी? एजोट्रॉप की। और R7 से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो किसकी होगी? आपकी इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट की। तो इस तरीके से हमने एक सीरीज डिफाइन करती है, तो हम सीरीज को देख के ही बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होगा या इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होगा। आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही समझ रहा है, हाइड्रोकार्बन वे रेफ्रिजरेंट होते हैं जिनके अंदर आपका कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर कार्बन है तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट में सबसे पहले आपका आता है मीथेन। मीथेन गैस क्या है आपका? एक तरीके का रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, तो मीथेन का आपका रेफ्रिजरेंट संख्या होती है R50। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ केमिकल फार्मूले की मीथेन की, तो क्या होता है? CH4। अब देखो बेटा यहाँ पर कार्बन पाया जा रहा है ना, कार्बन मिल रहा है ना, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट के अंदर कार्बन पाया जाता है। अब बात करते हैं ईथेन की। जैसे मीथेन गैस है इसी तरीके से ईथेन भी गैस है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी हैं ये इथाइल ग्रुप से
कॉन्टैक्ट रखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इथेन की तो R170 इथेन अगर कहीं पर भी यूज R लिखा हुआ है R170 तो समझ जाना तुरंत क्या है, इथेन। जो रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है वो क्या है, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका C2H6। इसी तरीके से आपकी प्रोपेन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट वे रेफ्रिजरेंट होते हैं जिनके अंदर आपके कार्बन पाया जाता है, और कार्बनिक रेफ्रिजरेंट के अंदर कार्बन नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट की। इसे इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड ओरिजिन रेफ्रिजरेंट। अनसैचुरेटेड ओरिजिन रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो जो ये रेफ्रिजरेंट होते हैं ये बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ अनसैचुरेटेड ओरिजिन रेफ्रिजरेंट की, ये सिर्फ दो का अवयव होते हैं, ठीक है। ये दो रेफ्रिजरेंटों का अवयव होता है। अगर मैं बात करता हूँ ये इथाइलिन होगा इसके अंदर, या फिर प्रोपाइलिन। अगर मैं बात करता हूँ असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट की श्रेणी में तो दो ही रेफ्रिजरेंट आते हैं, इथाइलिन होगा या फिर प्रोपाइलिन होगा, ठीक है। इथाइलिन या प्रोपाइलिन, यही दो रेफ्रिजरेंट है जो श्रेणी में आते हैं आपके असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट। सब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ R1120, अगर जहाँ पर भी लिखा है R1120 इसका मतलब होता है, इसका नाम है ट्राई क्लोरो इथाइलिन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका C3H4Cl3। तो आप देख रहे हैं जो असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है, तो इस ग्रुप के रेफ्रिजरेंट होंगे उनका मुख्य अवयव मेनली इथाइलिन होगा या प्रोपाइलिन होगा। तो जहाँ पर भी आपको इथाइलिन या प्रोपाइलिन दिखे तो वो समझ जाना आप असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड ओरिजिन रेफ्रिजरेंट। अब हम बात करते हैं द्वितीयक रेफ्रिजरेंट की, जिसे इंग्लिश में क्या कह रहे थे हम, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। बताया था बेटा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में, ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली तो ठंडा नहीं करते, लेकिन जो आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जिस ऑब्जेक्ट को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट अपने अंदर ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ज़रूरत पड़ती है कि वो जब उस टेम्परेचर को कम करने की, मतलब जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्व करने के बाद में क्या होगा, वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया तो हमें ज़रूरत पड़ती है अब ये वेपर को लिक्विड में डायरेक्टली कन्वर्ट करने की, ठीक है। अब आप वेपर को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बाय रिमूविंग इट्स हीट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना पड़ेगा तभी वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या करते हैं, हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो आपके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है उसमें सबसे पहला आपका आता है वाटर। जो आपका वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल रेफ्रिजरेंट है। वाटर आपका मोस्ट यूज़फुल रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। आप देख तो वो जो वाटर है वो इजीली अवेलेबल भी होता है, नॉन टॉक्सिक भी होता है और चीपर इन कॉस्ट होता है। तो वाटर हम बहुत वाइड रूप से यूज करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। अगर मैं बात करूं जो सबसे पहला रेफ्रिजरेंट था इस वर्ल्ड का वो था वाटर इज अ फर्स्ट रेफ्रिजरेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब जो सबसे पहला रेफ्रिजरेंट था वो आपका वाटर था। तो जितने भी अब तक आप रेफ्रिजरेंट पढ़ चुके हैं वो सब आपके वाटर के बाद में ही आए हैं। तो सबसे पहला आपका रेफ्रिजरेंट अगर पूछा जाए तो उसका नाम है सिर्फ ओनली ऑन वाटर, ठीक है। तो वाटर क्या है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, ये वाइड रूप में यूज होता है, हम बहुत वाइडली यूज करते हैं। आप देखते हैं एयर कंडीशनिंग में भी हम यूज करते हैं इसका, एयर कंडीशनिंग। और दूसरा हम वाइडली यूज करते हैं इसका हम इंडस्ट्रियल कूलिंग में, इंडस्ट्रियल
कूलिंग में हम बहुत वाइडली यूज करते हैं अपने वाटर रेफ्रिजरेंट को। वाटर क्या है, आपका एक रेफ्रिजरेंट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ वाइन, वाइन हमारा क्या है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। वाइन को इंग्लिश में भी वाइन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे नाम से आ रहा है वाइन क्या है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या करा, पानी के अंदर नमक को मिला दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, पानी के अंदर नमक को मिला दिया, तो जो पानी और नमक का मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे, वाइन। तो वाइन कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक पानी और नमक का मिश्रण होता है। पानी में मैंने क्या करा, नमक को मिला दिया, तो क्या बन गया, वाइन, ठीक है। तो वाइन क्या होता है, वाइन एक हाइड्रोस्कोपिक साल्ट होती है। आप देखते हो पानी क्या है, अगर मैं बात करता हूँ नमक क्या है, एक साल्ट है। तो हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो ये बन जाता है जब हम इसे पानी के अंदर मिलाते हैं तो ये बन जाता है आपका हाइड्रोस्कोपिक साल्ट। जो आपकी हाइड्रोस्कोपिक साल्ट होती हैं, लिख रहा हूँ, जो आपकी हाइड्रोस्कोपिक साल्ट होती हैं, हाइड्रोस्कोपिक साल्ट होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऊष्मा को ग्रहण कर सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को ग्रहण कर सकती है। मीन्स मैंने पानी तो हमारा रेफ्रिजरेंट था, मैंने क्या करा, पानी की पावर को और बढ़ा दिया। मैंने क्या करा था, उसके अंदर नमक डाल दिया, तब उससे बन गया वो ब्राइन। अब ब्राइन क्या होती है, एक हाइड्रोस्कोपिक साल्ट होती है जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को ग्रहण कर सकती है। अब हमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में क्या चाहिए था, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमारा गर्म हो गया था, ठीक है। हमें चाहिए था कि जो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है उसे ठंडा करने की ज़रूरत थी। तो अब हम जो हमारी वाइन है वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा को ग्रहण कर सकती है, तो अब हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को ईजिली कूल कर सकते हैं।